आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए जी। उसके बाद आपने अगली कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि जिनसे टैक्स लिया जाए उन्हीं पर ज़्यादा टैक्स लिया जाए। ये अच्छा, कल हमने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पढ़े थे, तो स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है कि सर आपने एक कंसेप्ट डिस्कस किया था इक्वालिटी का। टैक्स सिस्टम में इक्वालिटी होनी चाहिए, उसे इक्विटेबल होना चाहिए। इक्विटेबल में ये समझाया कि अमीरों से ज़्यादा टैक्स लिया जाएगा, गरीबों से कम लिया जाएगा इक्विटेबल में। इसके बाद बेनिफिट प्रिंसिपल पढ़ाया आपने। बेनिफिट प्रिंसिपल में ये सिखाया कि जिन लोगों से टैक्स लिया जाएगा उन्हीं पे खर्च होना चाहिए। तो ये तो फिर इक्वालिटी ना रही कि अमीरों से टैक्स लेके अमीरों पे ही खर्च कर दिया जाए। याद रखें, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं कि टैक्स सिस्टम इक्विटेबल होना चाहिए, इससे मुराद यही है कि जो इंडिविजुअल्स अमीर हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लें, गरीब हैं उनसे कम टैक्स लें। लेकिन याद रखें, गवर्नमेंट जब खर्च करती है ना, जब कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम बनाती है तो वो इंडिविजुअल्स के ऊपर फोकस नहीं कर रही होती, वो एरियाज़ के ऊपर फोकस कर रही होती है कि लाहौर में प्रोजेक्ट चलाया जाएगा, कराची में लगाया जाएगा, पेशावर में लगाया जाएगा, तो वहाँ पे सारे कवर हो जाते हैं। बल्कि ज़्यादातर, जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर कोई ऑरेंज ट्रेन वगैरह इस तरह के जो दूसरे मंसूबे हैं, ये इनके ऊपर गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, हॉस्पिटल्स पे खर्च करती है, तो इससे ज़्यादातर फ़ायदा गरीब लोग ही उठाते हैं। ठीक है, ट्रेन वगैरह में, बसों में गरीब लोग सफ़र करेंगे, अमीर थोड़ी करेंगे, वो तो गाड़ियों में आ जाएंगे। इसी तरह अमीर नॉर्मली सरकारी अस्पताल में थोड़ी आते हैं, वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कंसेप्ट के बेनिफिट प्रिंसिपल, इससे मुराद एरियाज़ हैं, इंडिविजुअल नहीं है। कि जिस एरिया से, जिस शहर से, जिस प्रोविंस से टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है उसका ज़्यादा हिस्सा उसी एरिया, उसी प्रोविंस पे खर्च करना चाहिए। ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। आज हमने सिर्फ एक कंसेप्ट स्टडी करना है। आपको पता है आपके असेसमेंट टेस्ट है, क्या दिन है असेसमेंट का? सैटरडे। और सिलेबस क्या है भला? चैप्टर 1 से चैप्टर 7। और कितने मार्क्स का होगा टेस्ट? 50 मार्क्स का। ड्यूरेशन क्या होगी? 1.5 घंटा एग्जैक्टली। और ये याद रखिए कि ये टेस्ट जो होगा ये आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए अहम, जितने भी आपके टेस्ट हुए हैं उनमें सबसे अहम टेस्ट जो होंगे आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, वो एक होगा हमारा फाइनल मॉक जो 100 मार्क्स का होता है, और दूसरा ये असेसमेंट टेस्ट 50 मार्क्स का। इनमें जो आपकी परफॉर्मेंस होगी उससे वैल्यूएट होगा कि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं। हमारे वीकली टेस्ट तो वो छोटे मोटे, एक चैप्टर, एक टेस्ट में एक चैप्टर होता है, तो जो एक मल्टीपल टॉपिक्स के दरमियान में टेस्टिंग और अपने माइंड को प्रैक्टिस करवाना होता है। एक क्वेश्चन किसी एक चैप्टर में से, अगला क्वेश्चन किसी दूसरे चैप्टर में से, एक ही सीटिंग के अंदर हमने अपने माइंड को जो ये प्रैक्टिस करवानी होती है ना, ये वीकली टेस्ट में नहीं आ पाते, क्योंकि वीकली टेस्ट एक चैप्टर का होता है। ये प्रैक्टिस हम करते हैं असेसमेंट में या मॉक्स में। तो इसीलिए असेसमेंट टेस्ट आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, और इसमें जो परफॉर्मेंस होगी उसको आप वैल्यूएट कर सकते हैं। वरना रिजल्ट के बाद नॉर्मली स्टूडेंट ये कहते हैं सर टेस्टों में तो हम पास होते रहे हैं लेकिन ICAP में जाके जो है वो फेल हो गए हैं। हम उससे पूछते हैं भाई किन टेस्टों में पास होते रहो? वीकली टेस्ट में मॉक दिया था? नहीं सर। टर्म टेस्ट असेसमेंट दिए थे? नहीं सर, बस यही 2-3 टेस्ट नहीं दिए, बाकी सारे दिए हैं। भाई ये 2-3 टेस्ट नहीं है, वीकली टेस्ट आप 12 टेस्ट दे दें, वो बात नहीं आएगी जो आपकी फाइनल मॉक परफॉर्मेंस में होगी। ठीक है, हाँ जी, इसीलिए आपने वीकली टेस्ट नहीं दिए, शाबाश। और इसीलिए आप इंशाल्लाह असेसमेंट टेस्ट भी देंगे और मॉक भी देंगे। हाँ चल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। नहीं, उससे भी प्रैक्टिस है, लेकिन वो है कि टुकड़ों में प्रैक्टिस होती है, वो एक एक चैप्टर की, वो भी अच्छी बात है, बुरी बात वो भी नहीं है। लेकिन आपकी जो एग्जाम में परफॉर्मेंस होगी उसको अगर आप वैल्यूएट करना चाहते हैं तो वो असेसमेंट टेस्ट से, टर्म टेस्ट से और मॉक से ही इंडिकेट होती है, वो वीकली टेस्ट से नहीं होती। हाँ, अब टुकड़ों को जोड़ के हम बना रहे हैं तस्वीर। तस्वीर हालांकि पूरी ये भी नहीं है
लेकिन चले 70% तक तो है ना, है आधी नहीं, आधी से ज़्यादा ही है। सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स होता सिलेबस में, फिर आधी तस्वीर होती। हमने मैक्रो के भी तो 2 बड़े चैप्टर इंक्लूड किए हैं। मैक्रो में सबसे बड़ा चैप्टर कौन सा वाला? माइक्रो में सबसे बड़ा चैप्टर 5 था, और मैक्रो में सबसे बड़ा 6 है। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे नहीं ज़्यादा लेक्चर उसके ऊपर लगाए थे, रीज़न यही थी कि वो ज़्यादा अहम है, उसका सिलेबस में। अब बाकी आपके जितने भी चैप्टर्स हैं वो 3 या 4 दिन के लेक्चर के हैं। 3 लेक्चर में कवर हो जाते हैं या 4 लेक्चर में, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ऊपर नहीं जाते। इसका मतलब हमारा जो रिमेनिंग सेशन है वो तकरीबन 22-23 लेक्चर का होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इस मंथ एंड तक यानी 31 जनवरी तक उम्मीद है हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर ना हुआ तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा आगे लग सकते हैं, फरवरी के से ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है जी, बहरहाल हमारी कोशिश यही है कि आपके साथ कमिट किया था 31 जनवरी, तो 31 जनवरी पे सिलेबस कंप्लीट हो। और इंशाल्लाह हमारे दूसरी कोशिश ये भी, अभी तक तो ऐसा ही है कि बागम बाग वाला काम हमने नहीं किया। ठीक है कि ये नहीं, ऐसा नहीं होगा ना, इंशाल्लाह आगे ऐसा होगा कि एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर ले जी, सिलेबस कंप्लीट डेडलाइन पे कंप्लीट करना, ऐसा नहीं। अंडरस्टैंडिंग को हमने सामने रखा है, और हमारा टारगेट यही होता है मेरा हमेशा कि जो बर्डन पहले लेक्चर पे था वही बर्डन आखिरी लेक्चर पे भी हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसमें नहीं, मैं भी 1-2 दिन आपको फरवरी के 1 या 2 तारीख तक एक्सटेंड में, लेकिन वो भी मे बी वाली बात है। उम्मीद है कि 31 जनवरी तक हो जाएगा कंप्लीट। चलिए, अब चूँकि आपके असेसमेंट से पहले आखिरी लेक्चर है और इसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैं नया चैप्टर आज स्टार्ट नहीं कर रहा ताकि आप ओवरबर्डन ना हो जाएं। एक कंसेप्ट है हमारा, और कंसेप्ट भी सिंपल। कंसेप्ट क्या है? कैनन्स ऑफ टैक्सेशन। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन किसको कहते हैं? लफ्ज़ कैनन से क्या मुराद है? असूल, प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे टैक्स सिस्टम के क्या असूल होने चाहिए, अच्छे टैक्स सिस्टम के क्या असूल होने चाहिए, ये सबसे पहले असूल दिए थे एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ का नाम इससे पहले कभी सुना हमने? हाँ जी, चैप्टर 1 में डेफिनेशन में, और आपको बताया था इसको बाबाए इकोनॉमिक्स कहा जाता है। ठीक है, नहीं इसे कोई भांसी नहीं हुई थी। हाँ, एक लेक्चर में करवा दी थी हमने, मेरा ख्याल है। तो एडम स्मिथ ने कुछ कैनन्स बताए थे कि अच्छा टैक्स सिस्टम अगर गवर्नमेंट डेवलप करना चाहती है, किन असूलों को सामने रखना चाहिए। इन प्रिंसिपल्स को, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिंसिपल्स हैं टैक्स सिस्टम के, इनको कैनन्स कहा जाता है। एडम स्मिथ ने 4 कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बताए। अब जाहिर है उसके बाद टैक्स सिस्टम इतना बेसिक तो नहीं रहा जितना पहले हुआ करता था, उसमें चेंजेस आई हैं, तो कुछ मजीद कैनन्स भी दूसरे इकोनॉमिस्ट ने ऐड किए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो कैनन्स है वो एडम स्मिथ के ही है, इसलिए बाय नेम एडम स्मिथ के 4 कैनन्स मशहूर हैं। बाकी कैनन्स डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने दिए हैं, लेकिन उनके नाम किसी को नहीं याद किसने कौन सा कैनन दिया। बहरहाल हम अगर आई क्या बाय नेम मेंशन करें कि मुझे एडम स्मिथ के कैनन्स बताओ, सिर्फ यही 4 बताएंगे। और अगर वो कहता है कि जी मुझे कैनन्स ऑफ टैक्सेशन बताओ, फिर आप एडम स्मिथ के भी बताएं और दूसरे भी बता दीजिए। सबसे पहला कैनन ऑफ टैक्सेशन एडम स्मिथ ने जो दिया, कैनन ऑफ इकोनॉमी। कैनन ऑफ इकोनॉमी में 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि आपका टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए, असूल ज़हन में रखना है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्करेज ना करे। टैक्स सिस्टम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ये ना हो आप अपने रेवेन्यू के चक्कर में, गवर्नमेंट रेवेन्यू के चक्कर में टैक्स ज़्यादा बढ़ाए, लेकिन उसकी वजह से इकोनॉमी में प्रोडक्शन कम हो जाए, लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना ख़त्म कर दें, रिड्यूस कर दें। होटल्स पे ज़्यादा टैक्स लगाया, उन्होंने होटल ही बंद कर दिए। कहते हैं इस तरह नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिस्करेज नहीं करना आपने। और दूसरा, इकोनॉमी का मतलब ये है आपकी कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लो होनी चाहिए। ये नहीं कि जितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं आधा टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग ले जाते हैं। ठीक है, इससे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं होगा ना। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए और कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लो होनी चाहिए। दूसरा, कैनन ऑफ इक्वालिटी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले इक्विटेबल में।
बेनिफिट्स में। एक डायरेक्ट टैक्स था, एक इनडायरेक्ट टैक्स। कौन से वाला इक्विटेबल था? डायरेक्ट टैक्स इक्विटेबल था। हाँ बिल्कुल। तो यहां पे कैनन ऑफ इक्वालिटी क्या है? रिच पीपल है हायर टैक्स पे करेंगे, पुअर पीपल है लोअर टैक्स पे करेंगे। कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ इकोनॉमी हो गया, कैनन ऑफ इक्वालिटी। कैनन ऑफ इकोनॉमी क्या है? कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ना होनी चाहिए और दूसरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिस्टर्ब ना करे। कैनन ऑफ इक्वालिटी क्या है? रिच हाई टैक्स पे करें, पुअर लो टैक्स पे। फिर है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कहता है लोगों से टैक्स कलेक्ट करें उनकी कन्वीनियंस के मुताबिक, वैसे टैक्स ना कलेक्ट करें जैसे बिजली के बिल कलेक्ट करते हैं। कब? तनख्वाह मिलती है महीने के शुरू में, बिल आ जाता है महीने के आखिर में, वो जब जेबें खाली होती हैं सबकी, उस वक्त थोड़ा सा बिल भी हो देना मुश्किल लगता है। ऐसे होता है ना, अक्सर ऐसे होता है। बहरहाल डिफरेंट डेट्स होती हैं, नॉर्मली इसी तरह होता है। तो कह रहे हैं नहीं, कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब है जब लोगों के लिए कन्वीनियंट हो टैक्स अदा करना तब अदा करें। अच्छा, इसकी 2-3 एग्जांपल दे रहा है। कहता है फॉर एग्जांपल जनरल रूल क्या है? टैक्स तब पे करना है पे एज यू अर्न या पे एज यू एक्सपेंड, जब खर्च करते हैं। एक्सपेंड का एक्सपेंडिचर का मतलब खर्च करना। कहता है जब सैलरीड पर्सन को सैलरी मिलती है ना, उसी वक्त उससे टैक्स लेना ज्यादा बेहतर है। महीने के एंड पे नहीं दे पाएगा वो टैक्स। उसके लिए कन्वीनियंट कब है टैक्स पे करना? जब आप चीजों पे सेल टैक्स ले रहे हैं उस वक्त कलेक्ट करना बेहतर है जब कंज्यूमर चीज को खरीद रहा है। जब कंज्यूमर चीज को खरीद रहा है उस वक्त टैक्स कलेक्ट करना बेहतर है। उस वक्त ज्यादा पैसे, क्योंकि चीज खरीद रहा है, चीज के 100 रुपए दे रहा है, 15 रुपए टैक्स के भी दे देगा, बाद में पे नहीं कर सकेगा। प्रॉपर्टी टैक्स कब पे करना चाहिए? कन्वीनियंस को सामने रखे बताएं। जब खरीद रहे हो, जो बंदा लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो हजारों का उस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स भी दे, उस वक्त दे देगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, आपने 6 महीने बाद उसे कहा ना दे, फिर टैक्स नहीं दे पाएगा। तो कैनन ऑफ इकोनॉमी, सॉरी कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब क्या है कि जब टैक्स पेयर के लिए कन्वीनियंट हो पे करना तब दे दे। और इसका ये मतलब नहीं टैक्स पेयर को कहते भैया जब तुम्हारे लिए कन्वीनियंट होगा तब पे करना, उसके लिए कन्वीनियंट कभी नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने खुद डिसाइड करना है कि टैक्स पेयर के लिए कब कन्वीनियंट है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी कहता है, और ये प्रोबेबली मेरे ख्याल में सबसे अहम कैनन है, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कि लोगों को पता हो, कोई कंफ्यूजन ना हो कि कितना टैक्स किस वक्त देना है, किस पर्पस के लिए देना है, कैसे देना है। बड़े बड़े टैक्स पेयर्स होते हैं पाकिस्तान में, टैक्स का ज्यादा काम चलता है इसी वजह से है। रूल्स इतने कॉम्प्लेक्स है, सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स है, पता ही नहीं चलता कैसे कैलकुलेशन हो रही है और किस वक्त किस तरीके से पेमेंट करने हैं। ठीक है, अब मैं जब से एम्प्लॉयमेंट कर रहा हूं तब से अपना टैक्स रिटर्न फाइल भी हो रही है मेरी और मेरा टैक्स भी डेट हो रहा है। मजाल है एक दिन भी मैंने देखा हो कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, पता ही नहीं है। वो कॉलेज वालों ने कंसल्टेंट रखा हुआ है, वो उसको वो सैलरी शीट पर वो बता देता है हर एक की कैलकुलेशन करके इतना टैक्स पे कर रहे हैं, और वो कॉलेज के बिहाफ पे वो टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है, हमें पता ही नहीं। हम अगर शायद टैक्स रिटर्न देखें वो है इतनी कम्प्लेक्स, हमें समझ ही ना है किस जगह क्या। और वैसे भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो है फिल करते हुए वैसे बंदा डर रहा होता है वो कोई गलत चीज़ ना किसी जगह पे एंटर हो जाए। तो यही कह रहा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी में लोगों के लिए आसानी, उन्हें सर्टन हो, पता हो, यकीन हो, कंफ्यूजन ना हो, यकीन हो कि क्या कितना टैक्स पे करना है, कैसे पे करना है, किस वक्त पे करना है। तो पर्पज क्या है? पर्पज जाहिर है गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट्स होते हैं। क्लियर हो गए कैनन्स? एडम स्मिथ ने कितने कैनन्स बताए थे? 4। कौन कौन से? कैनन ऑफ इकोनॉमी, कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ कन्वीनियंस, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। नेक्स्ट अदर कैनन्स क्या है जो दूसरे इकोनॉमिस्ट ने दिए? अदर कैनन्स है, पहला फिस्कल एडिक्वेसी एंड प्रोडक्टिविटी। कहता है टैक्स का असूल ये जहन में रखिए प्रिंसिपल, फिस्कल एडिक्वेसी क्या है कि गवर्नमेंट के खर्चे भी पूरे हो जाए जितने उसे चाहिए। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने जितने प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं
उन सब के लिए एडिक्वेटली पैसे भी आ जाएं। फिजिकल एडिक्वेसी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट को अपने प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए सफिशिएंट एडिक्वेट पैसे भी आ जाएं, एंड प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जो है उसको भी इफेक्ट ना पहुंचे, प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी रिड्यूस ना हो, फिजिकल एडिक्वेसी भी पूरी हो जाए, यानी जितने प्रोजेक्ट्स के लिए जितने पैसे चाहिए वो आ जाए गवर्नमेंट के पास, प्रोडक्टिविटी भी डैमेज ना हो। नेक्स्ट, सिंप्लिसिटी। टैक्स सिस्टम को सिंपल रखें। जितना टैक्स सिस्टम कम्प्लेक्स होगा या तो करप्शन बढ़ेगी, एफबीआर वाले एक्स्ट्रा पैसे ले रहे होंगे, आपको पता ही है जो सिस्टम चलता है, नहीं पता तो चल जाएगा जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे, कि टैक्स सिस्टम जितना कम्प्लेक्स होगा उतना ही टैक्स ऑफिसर इसका फायदा उठा के टैक्स पेयर को तंग करेंगे और उनसे अपना कोई कमीशन वगैरह जो है वो लेने की कोशिश करेंगे। और ऑपरेशन का मतलब क्या है कि अगर आप एफबीआर के हत्थे से बच भी गए तो अगर टैक्स सिस्टम सिंपल ना हुआ आपको किसी ना किसी टैक्स कंसल्टेंट को एंगेज करना पड़ेगा और वो अपनी हैवी फीस चार्ज करेगा। तो टैक्स सिस्टम इतना कुछ सिंपल होना चाहिए कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर खुद अपनी रिटर्न फाइल कर सके, खुद अपना टैक्स कैलकुलेट कर सके। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट अपनी ज़रूरत के मुताबिक टैक्स को इंक्रीज भी कर सके, डिक्रीज भी कर सके। टैक्स सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिस साल में ज़्यादा पैसे चाहिए टैक्स को इंक्रीज किया जा सके और जिस साल में कम पैसे चाहिए टैक्स को डिक्रीज किया। फ्लेक्सिबिलिटी यही का मतलब यही है। फिर डाइवर्सिटी। अच्छा, डाइवर्सिटी बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। वो कहता है बताइए पूरे मुल्क में एक ही तरह का टैक्स हो कि बहुत सी तरह के टैक्स। दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन, एक ही हैवी अमाउंट का टैक्स सब पे लगा दे, एक ही टैक्स हो हैवी अमाउंट का। दूसरी, आप छोटे छोटे कई टैक्स सिस्टम लगा दें। कहते हैं छोटे छोटे कई, मैनी स्मॉल टैक्सेस आर बेटर देन वन लार्ज टैक्स। इसलिए कि वन लार्ज टैक्स में हो सकता है कुछ लोग कवर हो कुछ ना हो। जब आप बहुत सी तरह के टैक्स लगाएंगे, इनकम पे भी लगा दिया, एक्सपेंस पे लगा दिया, डायरेक्ट टैक्स भी लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा दिया, कैपिटल वैल्यू टैक्स भी लगा दिया, प्रॉपर्टी पे भी, तो किसी ना किसी टैक्स से हर बंदा किसी ना किसी टैक्स में आ रहा होता है। तो अगर टैक्सेस ज़्यादा होंगे तो आप लार्ज पॉपुलेशन को टैक्स नेट में ला सकेंगे, उनसे टैक्स कलेक्ट कर सकेंगे। कंपैटिबिलिटी का मतलब कि टैक्स सिस्टम गवर्नमेंट के जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है उनके साथ कंपैटिबल हो। यानी अगर गवर्नमेंट ये चाहती है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज, तो ये ना हो एफबीआर वाले टैक्स सिस्टम बढ़ा रहे हो। अगर गवर्नमेंट ने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज को फॉलो करना है तो टैक्स भी कंपैटिबल होना चाहिए, यानी कम होने चाहिए। और अगर गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना है तो एफबीआर को टैक्स सिस्टम उस वक्त बढ़ाना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ। जी, कैनन ऑफ टैक्सेशन क्लियर हो गया। क्विक से रिवीजन कर लेते हैं। बताइए कैनन ऑफ इकोनॉमी का मतलब क्या है? कि कॉस्ट भी लो होनी चाहिए और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी डिस्करेज नहीं होनी चाहिए। कैनन ऑफ इक्वालिटी का मतलब क्या है? रिच से हायर टैक्स, पुअर से कम टैक्स। कैनन ऑफ कन्वीनियंस का मतलब क्या है? कि जिस वक्त टैक्स पेयर के लिए कन्वीनियंट हो, आसान हो, उस वक्त उससे टैक्स कलेक्ट किया जाए। यानी कंज्यूमर टैक्स पे करे कब? जब वो अर्न कर रहा हो या खर्च कर रहा हो, उस वक्त उससे टैक्स कलेक्ट करना आसान है। कैनन ऑफ सर्टेनिटी का मतलब क्या है? कंज्यूमर को कंफ्यूजन ना हो, श्योर हो कि कितनी अमाउंट पे करनी है, किस वक्त करनी है, कैसे करनी है और किस पर्पस के लिए करनी है। फिजिकल एडिक्वेसी एंड प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट के पास एडिक्वेट रेवेन्यू आ जाए टैक्स के जरिए से, जो उससे प्रोजेक्ट चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्टिव कैपेसिटी भी इफेक्ट ना हो। सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है? कि सिंपल होना चाहिए सिस्टम, कम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, वरना करप्शन या ऑपरेशन का खतरा होगा। फ्लेक्सिबिलिटी के जरूरत के मुताबिक नहीं किया जा सके। डाइवर्सिटी, छोटे छोटे बहुत से टैक्सेस बेहतर हैं एक ही बड़े टैक्स से। कंपैटिबिलिटी, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ कंपैटिबल हो। अच्छा, कंपेयर कीजिए एडम स्मिथ के कैनन्स को अदर कैनन्स के साथ। कोई कैनन ऐसा है जो आपको लग रहा हो कि ये मिलता जुलता है?
जी, फिजिकल एडिक्वेसी एंड प्रोडक्टिविटी, इसमें जो प्रोडक्टिविटी वाला कंसेप्ट है ये कैनन ऑफ इकोनॉमी के साथ मिलता है। और फ्लेक्सिबिलिटी और नहीं वो फर्क है। कन्वीनियंस का मतलब ये है कि कंज्यूमर के लिए इजी हो पे करना, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब गवर्नमेंट जरूरत के मुताबिक इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सके। हाँ, सिंप्लिसिटी और सर्टेनिटी ये भी मुझे लग रहा है थोड़े से मिलते जुलते हैं, मतलब एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है वरना ना बनता अलग से, लेकिन थोड़ा मिलते जुलते हैं। चलिए जी, कैनन ऑफ टैक्सेशन क्लियर हो गया आपको? चलिए, अच्छा यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। और आज प्रीवियस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो पूछ लीजिए। हाँ, किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए जी। अच्छा, क्वेश्चन का यह है सर, आपने बताया था डायरेक्ट टैक्स की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन लो है, इनडायरेक्ट टैक्स की कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है। मुझे बताइए जी जी उसने खुद ही टैक्स सबमिट करवाना है एफबीआर को, ना कि जो उससे परचेज करके आगे यूजर को सेल करते हैं वो, और जो छोटी छोटी शॉप होते हैं उन्होंने तो उसका पे नहीं करना होता टैक्स। अच्छा, पहली चीज तो आप इससे एग्री करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये ज्यादा लोकेशन से कलेक्ट हो रहा है डायरेक्ट टैक्स की निस्बत? नहीं। अच्छा देखिए, असल में हमने ये नहीं देखना कि गवर्नमेंट को कौन पैसे दे रहा है, हमने ये देखना है कि टैक्स की कलेक्शन कैसे आ रही है। कोक वाले आपकी बात ठीक है, वो कह रहे हैं सर कोक चाहे पूरे पाकिस्तान में बिक रही है लेकिन गवर्नमेंट को जो टैक्स है सेल टैक्स वो तो कोक वाले पे करें। अच्छा ठीक, कोक वाले पे करें, लेकिन कोक वालों को टैक्स कौन दे रहा है? कोक वालों ने भी अपनी जेब से थोड़ी देना है, वो रिटेल, हाँ रिटेलर से, तो उन रिटेलर से कलेक्शन करनी है जब कोक ने, तो उसकी भी तो एक थोड़ी बहुत कास्ट होगी। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें नॉर्मली जो कलेक्शन है वो कॉस्ट ऑफ कलेक्शन निस्बतन ज्यादा होती है। हाँ, अब हर इंडिविजुअल डायरेक्ट टैक्स में वो खुद नहीं पे कर रहा होता, ठीक है, हाँ वो एम्प्लॉयर पे कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयज खुद नहीं। जी, और कोई क्वेश्चन? जी क्वेश्चन नंबर बताइए मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, स्टेट एनी 8 कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर क्रिएटिंग ए गुड सिस्टम ऑफ टैक्सेशन। एक अच्छा, हाँ उनका उन्हें स्टूडेंट का कहना यह सर कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से तो हमने कंसेप्ट पहले शुरू में पढ़ा है, और वो जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स तो हैं 3 सिर्फ, एफिशिएंसी, इक्विटेबल और बेनिफिट प्रिंसिपल। तो ये 8 कहां से आ गए? अब देखिए वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये कैनन जो है ये भी एक अच्छे टैक्स सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स बन सकते हैं कि नहीं? हाँ जी, तो अगर आई कैप कैनन्स के नाम से क्वेश्चन पूछे कैनन्स वाला लिखेंगे, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, अगर उसने कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम से 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख दें और उसके बाद कैनन भी ऐड कर ले। ये भी एक तरह से अच्छे टैक्स सिस्टम के प्रिंसिपल्स ही, फीचर्स ही हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? जी, मल्टीप्लायर में क्वेश्चन है, पूछिए जरूर। जी, क्वेश्चन नंबर बताइएगा। क्वेश्चन 10 मल्टीप्लायर में 124 में, भाई इधर ये कोई दूसरा एडिशन है क्या? क्वेश्चन मल्टीप्लायर में क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं मल्टीप्लायर कैलकुलेट कीजिए। अच्छा, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है? 1/मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू टैक्स प्लस मार्जिन प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट। कह रहा है कंप्यूट द मल्टीप्लायर इफ इन द इकोनॉमी आउट ऑफ एवरी एडिशनल रुपीज 100 ऑफ नेशनल इनकम 8% इज सेव।
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना हुई? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हुई भैया? क्वेश्चन 10 में वो कह रहा है 8% सेव किया जाता है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हुई बाई 0.08 प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स कितनी हुई 0.15 प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट कितनी हुई? सिंपल कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करें जरा, करें, शाबाश। मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय, अब ये 3 फिगर्स ऐड करनी है डिवाइड करने के लिए। 0.08 प्लस 0.15 प्लस 0.17 कितना है मल्टीप्लाई? 2.5। सो सिंपल। मेरी स्टैट पास है, मेरी एग्जाम नहीं थी। चलिए जी, और कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 22। Explain 3 ways how a manufacturer of computer games might be affected. Page 116, chapter 7 का last question 22. Explain 3 ways how a manufacturer of computer games might be affected by 0.5% rise in interest rate. rise को अंडरलाइन कीजिए और इंटरेस्ट रेट को अंडरलाइन कीजिए। इसमें परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ता, हमने कौन सा कैलकुलेशन करनी है? इंटरेस्ट रेट और राइज हो रहा है बाय सेंट्रल बैंक, तो इसमें इंपैक्ट ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट आएगा। लेकिन किसके साथ? राइज के साथ। हमने किसके साथ पढ़ा है? तो हम इसको अपोजिट बता दें, इंक्रीज के साथ। जैसे इंक्रीज इन टैक्स रेट, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट अफेक्ट्स इकोनॉमी इन फॉलोइंग वेज। पहला, सेविंग विल बी इंक्रीज, ठीक है, एंड बोरोइंग विल बी डिक्रीज। नहीं, सेविंग जो है अगर रेट, हाँ सेविंग इंक्रीज, लोग ज्यादा सेविंग करके बिल्कुल है, और बोरोइंग जो है डिक्रीज हो जाएगी। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी विल बी डिक्रीज। डिस्पोजेबल इनकम ऑफ हाउस होल्ड ये भी डिक्रीज होगी, और देयर विल बी इनफ्लो ऑफ फंड्स, और फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट विल इंक्रीज। ठीक है, तो उसी कंसेप्ट को हमने अपोजिट वे में एक्सप्लेन कर दिया। जी भैया, अभी मैंने असेसमेंट टेस्ट नहीं बनाया, ठीक है, हाँ जी, और नहीं बनाना है, और कोशिश यही होगी कि वो थोड़ा चैलेंजिंग हो, इतना इजी ना हो। उसमें डेफिनेटली चैप्टर 6 शामिल है, तो उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ज़रूर होगा, और उसके बाद केन्स या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में से किसी का इक्विलिब्रियम भी ज़रूर पूछा जाएगा। जी, और कोई क्वेश्चन? जी नहीं, अच्छा भैया देखिए, अब मैं अगर ये बता रहा हूँ पहले कि चैप्टर 6 में से जरूर क्वेश्चन आएगा, कि इसका ये मतलब है मैंने बता दिया उनको? नहीं भैया, वो तो आईकैप भी बता देता है हमें कि ये आपकी पूरी किताब में से सारा पेपर बनेगा, ठीक है, पूरी किताब में से सारा पेपर। वो ये कंफर्म है, मैंने चैप्टर 1 में से भी क्वेश्चन उठाना, 2 में से भी, अभी आपको भी बता देता हूँ, 3 में से भी, 4 में से भी, 5 में से भी, 6 में भी, 7 में से भी। लेकिन कितना पक्का गैस आपको बताया? अब भी अगर आप पास ना हो तो फिर तो गलत बात है ना। चलिए, मेरा ख्याल अब आपका क्वेश्चन कोई नहीं। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर के लिए सुन लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर 7 के एमसीक्यूज हो गए हुए हैं, हाँ, 8 और 9, इन 2 चैप्टर के एमसीक्यूज हमने डिस्कस करने हैं मंडे को, चैप्टर 8 और चैप्टर 9। ये टोटल मिला के मेरा 35 के करीब बनते हैं शायद,
हाँ जी, तो ये चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के MCQs आपने करके लाने हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं।